साथियों नमस्कार, आप सभी लोगों का एक एस अकेडमी के YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं उनमें जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं उनको हम लोगों ने देख लिया है या उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब उनसे संबंधित जो कंटेंट है वो भी हम लोग यहाँ पर पढ़ लें तो हमारी जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाकर के वो वीडियो जरूर देखिए। अगर आप वो वीडियो नहीं देखेंगे तो यहाँ पर हम जो भी कंटेंट अभी आपको पढ़ाने वाले हैं वो आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। आपको लगेगा कि ये कहाँ सर पैर उसका कहाँ से कहाँ जुड़ रहा है, आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए पहले पिछला वीडियो देखिए फिर आप इस वीडियो को देखें। तो प्रायद्वीपीय नदी अपवाह तंत्र की यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे और हमने यहाँ से सीधा मैंने आपको जो है तो पीछे बताया था कि किस तरीके से प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। उनके संगम, मुहाने या फिर माउथ के आधार पर, यानी कि नदियां अपना जो है तो मुहाना कहां पर बना रही इसके आधार पर उनको दो भागों में बांटा गया था। जो नदियां अपना मुहाना बंगाल की खाड़ी, जो नदियां अपना जो मुहाना है वो बंगाल की खाड़ी में बना रही थी या फिर जो नदियां बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं उनको बंगाल की खाड़ी की नदियों में विभाजित किया गया है। और जो नदियां आपके खंभात की खाड़ी में यानी कि पश्चिम की तरफ आ रही हैं उनको खंभात की खाड़ी की नदियों के रूप में जो है तो बांटा गया है। तो हम लोगों ने दोनों जो विभाजन थे उनमें से बंगाल की खाड़ी की नदियों को पढ़ा है। अब आइए यहाँ पर कुछ कंटेंट देखते हैं और बंगाल की खाड़ी की जो नदियां हैं या बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदियां हैं उनसे संबंधित भी हम यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे और जो आपकी खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं उनको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। लिखा हुआ है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र हिमालयी नदी तंत्र की अपेक्षा। हम लोगों ने ये जो प्रायद्वीपीय नदी अपवाह तंत्र पढ़ना शुरू किया है। इसके पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इसके पहले हिमालयी नदी तंत्र पढ़ रहे थे। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रायद्वीपीय नदी तंत्र हिमालयी नदी तंत्र की अपेक्षा अधिक पुराना है। क्या है? अधिक पुराना है। क्यों पुराना है? क्योंकि जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वो बहुत पुराना है। जब आपका पैंजिया था, यानी कि जो पृथ्वी का निर्माण हुआ है कहते हैं उस पैंजिया के टूटने से ही हुआ है। तो पैंजिया दो भागों में जब आपका बटा था, इस तरह से एक पैंजिया था, इसके चारों तरफ आपका जो है तो पानी भरा हुआ था और इसको बोलते थे पैंथालासा। इस पूरे समुद्री क्षेत्र को क्या बोलते थे? पैंथालासा। और ये आपका था पैंजिया दो भागों में डिवाइड हो गया था। जब ये दो भागों में डिवाइड हुआ तो ये आपका ऊपर का जो भाग था इसको बोलते हैं ये है आपका गोंडवाना लैंड। ये है गोंडवाना लैंड और इसको बोलते हैं अंगारा लैंड या फिर यूरेशिया, अंगारा लैंड। तो जो आपका प्रायद्वीपीय भारत है इसका भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है। प्रायद्वीपीय भारत किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। यानी कि पैंजिया का जो आपका नीचे वाला भाग है गोंडवाना, जो दूसरा टुकड़ा है दक्षिण की तरफ वाला टुकड़ा है, उसी का भाग है कौन सा? आपका पैंजिया। जबकि हिमालय जो है आपका, हिमालय इसी गोंडवाना या फिर भारतीय, ये जो उप प्रायद्वीपीय भारत का प्लेट है, प्रायद्वीपीय भारतीय प्लेट या फिर हम कहें भारतीय प्लेट, और यहाँ पर जो आपका यूरेशियाई या फिर जो आपका कौन सा क्षेत्र है यहाँ पर रशिया का भाग है, और उन दोनों के आपस में आने से यानी कि यूरेशियाई प्लेट, यहाँ से यूरेशियाई प्लेट नीचे की तरफ आ रही थी और इधर से भारतीय उपमहाद्वीपीय प्लेट ऊपर की तरफ जा रही थी। फिर यहाँ पर जो आपका एक सागर बन गया था जिसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर आपका एक सागर था, उसमें आपके बहुत सारा जो है तो मलबा भर चुका था। या हम कहें कि जब ये आपका गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड दो भागों में बटा था तो यहाँ पर ये जगह खाली हो गई थी और यहाँ से जल इसके अंदर आ गया था। यहाँ से जल क्या था? इसके अंदर चला गया था। तो और इस जल के साथ साथ बहुत सारे यहाँ पर अवसाद भी इसमें जमा हुए थे। तो जब आपकी भारतीय प्लेट और ऊपर से अंगारा लैंड दोनों प्लेटें एक दूसरे के पास में आई तो वलन के कारण, दबाव पड़ने के कारण जो अवसाद था यहाँ पर आपके टेथिस सागर, इसका दोस्तों इस यहाँ पर जो सागर बना था उसका नाम था टेथिस। मैं याद करने की कोशिश कर रहा था, है ना, ध्यान से उतर गया था। क्या नाम था उसका? टेथिस सागर। टेथिस सागर में जब दबाव पड़ता है आपका तो हिमालय का निर्माण होता है। यानी कि जो हिमालय है आपका, हिमालय टर्शियरी काल में बना है, बहुत
नया है, अभी हिमालय बनने की प्रक्रिया चल भी रही है, तो ये काफी नया है। इसलिए यहाँ पर आपका ये पॉइंट कहा गया है कि हिमालयी नदी तंत्र क्या है, इसके आपका अधिक प्रायद्वीपीय नदी तंत्र हिमालयी नदी तंत्र की अपेक्षा क्या है, अधिक पुराना है। क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत आपके गोंडवाना लैंड का भाग है, गोंडवाना लैंड बहुत प्राचीन है, यानी कि पैंजिया का भाग है वो, जबकि हिमालय तो टर्शियरी काल में आपका दबाव के कारण बना है। तो इसलिए हिमालयी नदी तंत्र की तुलना में प्रायद्वीपीय नदी जो आपका तंत्र है या यहाँ पर रिवर सिस्टम है, वो क्या है, पुराना है, ओल्ड है। यहाँ की नदियां यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां कैसी हैं, चौड़ी हैं और उथली घाटियों का निर्माण करती हैं। चौड़ी यानी कि वाइड है, फैली हुई है, काफी इनका बेसिन काफी चौड़ा है, तो और उथली घाटियां हैं। ढाल प्रवणता अत्यंत मंद है। जैसे कोई नदी, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि भैया जब नदी कोई आपके पर्वत से उतरेगी तो ढाल उसकी क्या होगी, स्लोप बहुत तेज रहेगा उसका। लेकिन मैदान के आसपास से निकलने वाली नदियां, पठार से आसपास निकलने वाली नदियां, बहुत ज्यादा ढाल उनका नहीं रहता। ढाल कैसा होता है उनका, मंद होता है, अत्यंत कैसा रहता है, मंद रहता है, और प्रौढ़ावस्था को प्राप्त कर चुकी हैं। और जो आपकी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं वो कैसी हो चुकी हैं, प्रौढ़ावस्था में आ चुकी हैं, मैच्योर हो चुकी हैं। सबसे पहले नई नई होती हैं आपकी नदियां, मतलब जब उद्गम वाले क्षेत्र से, जब उद्गम क्षेत्र से जहां से इनका ओरिजिन है, जब नदियां वहां से चलती हैं तो कैसी होती हैं, बिल्कुल युवावस्था में होती हैं। कैसी होती, युवावस्था में वेग के साथ तेजी से चलती हैं। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती हैं उनमें अवसाद जमा होते जाते हैं, आपको ढाल उनका मंद होता जाता है, और नदियां क्या हैं, थोड़ा धीरे प्रवाहित होने लगती हैं, तो वो हो जाती है प्रौढ़ावस्था, यानी कि मेच्योर हो जाती हैं आपकी। कैसे हो जाती हैं, मेच्योर हो जाती हैं। और जब निकलती हैं तब काफी यंग रहती हैं, यानी कि एकदम वेग के साथ तीव्र गति से चलती हैं। इसीलिए कहा गया है कि जो आपके कहाँ की नदियां हैं, प्रायद्वीपीय भारत की, पेनिनसुलर इंडिया का जो रिवर सिस्टम है, आपका नदी तंत्र है, वो प्रौढ़ावस्था में आ चुका है, मैच्योर हो चुका है, क्योंकि ये काफी लंबे समय से प्रवाहित हो रही हैं। नदियों में बहुत सारा अवसाद जमा हो चुका है, ढाल यहाँ की मंद है, ये बहुत ऊंचाई से नहीं गिरती, पठारी क्षेत्र से निकलती हैं या मैदानी क्षेत्र से निकलती हैं। इसलिए इनका जो अवस्था है वो कैसी है, प्रौढ़ावस्था है, क्योंकि ये अब धीरे धीरे चलने लगी हैं इस तरह से। और जो हिमालय के आसपास की नदियां हैं कुछ इस तरह से चलती हैं, मतलब जैसे यहाँ से निकली, फिर थोड़ा, फिर एकदम ढाल काफी तेजी से स्लोप है। लेकिन ये नदियां सामान्यतः इनका प्रवाह क्षेत्र ऐसे ही होता है। तो कुल मिलाकर के नदी प्रौढ़ावस्था को प्राप्त कर चुकी हैं। फिर उसके बाद अगला पॉइंट देखें, यहाँ का मुख्य जल विभाजक पश्चिमी घाट है। क्या है, यहाँ का जो मुख्य विभाजक है वो पश्चिमी घाट को माना गया है। पश्चिमी घाट यानी कि हमारा जो भारत है उसके जो दक्षिण वाला भाग है, यहाँ पर आपके दो घाट हैं, एक इधर और एक इधर। ये होता है आपका इधर साइड का जो है पश्चिमी घाट बोलते हैं इसको, पश्चिमी घाट, और ये है आपका पूर्वी घाट। तो जो मुख्य जल विभाजक का काम करता है वो है आपका पश्चिमी घाट। मुख्य जल विभाजक का काम कौन करता है, पश्चिमी घाट करता है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है, आगे से यहाँ शुरू होता है फुल स्टॉप के बाद, अध्यारोपण एवं पुनर्यवन के कारण, अध्यारोपण एवं पुनर्यवन के कारण कई क्षेत्रों में प्रपातों का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं नदियां, प्रपात यानी कि आपका वाटरफॉल बनाती हैं। क्यों बनाती हैं, क्योंकि ये अध्यारोपित आपके सुपर इम्पोज्ड नदियां हैं, और पुनर्यवन यानी कि कई बार ये नदियां जो है तो फिर से नई होती हैं। इसके वजह से जैसे नई कैसे जा रही हैं, कहीं पर इनका घाटी क्षेत्र पड़ा, फिर वहां से बहुत नीचे जो है तो वो नदियां प्रवाहित होने लगती हैं, मतलब काफी ऊंचाई से गिरती हैं। तो जैसे जब ऊंचाई से गिरती हैं तभी तो आपका प्रपात या फिर वाटरफॉल बनता है। तो पुनर्यवन मतलब कि नई, है ना, नई एनर्जी आ जाती है। नदियों में नई एनर्जी का मतलब क्या है कि तेजी से बहने लगी। और तेजी से कब बहेंगी, जब किसी वैली, किसी घाटी से बहुत नीचे जो है तो वो उतरेंगी, किसी पहाड़ी क्षेत्र से जो है तो बहुत नीचे जब वो प्रवाहित होने लगेंगी तो तेजी से गिरेंगे, तो उनका प्रवाह क्षेत्र क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अध्यारोपण, सुपर इम्पोज्ड के कारण, पुनर्यवन के कारण ये नदियां क्या बनाती हैं, प्रपात यानी कि वाटरफॉल का निर्माण करती हैं। आप देखिए नर्मदा नदी हो, चाहे आपकी ताप्ती हो, किन साहब पे कितने, नर्मदा नदी पे कितने सारे जलप्रपात हैं आपके, ठीक। अब इसके बाद आगे चलते हैं, और जो मैंने आपको
पिछले वीडियो में बताया था कि आपकी जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। एक तो है आपकी बंगाल की खाड़ी की नदियां, यानी कि जो नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं वो बंगाल की खाड़ी की नदियां कही जाती हैं। इनमें आपकी स्वर्ण रेखा नदी है। हमने मुख्य मुख्य नदियों को पढ़ा था, है ना। नदियां तो बहुत सारी हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट हैं, बाकी इनको अब हम जो छोटी छोटी नदियां हैं इनको अब यहाँ फैक्चुअल डाटा के रूप में हम लोग कवर करेंगे। उधर तो हम लोगों ने उन नदियों को पढ़ा था जो बड़ी हैं आपकी। तो बंगाल की खाड़ी की नदियों में स्वर्ण रेखा हो गई, आपकी वैतरणी नदी हो गई, फिर है यहाँ पर आपकी ब्रह्माणी नदी, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, महानदी हो गई, कावेरी हो गई। तो इन चार नदियों को तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है तो पढ़ लिया है। बाकी स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ब्रह्माणी, इनके बारे में बहुत ज्यादा फैक्ट नहीं है, लेकिन जितना भी फैक्ट है हम यहाँ पर जो है तो कहाँ से निकलती हैं, क्या इनकी विशेषताएं हैं, आगे हम यहाँ पर फैक्चुअल डाटा में उनको कवर करेंगे। फिर ये हो गई अरब सागर की नदियां, यानी कि जो नदी अरब सागर में गिरती हो। अरब सागर, ये इधर साइड है आपका अरब सागर, अरब सागर, और इधर साइड है आपका बंगाल की खाड़ी। तो ये जो नदियां हैं इस साइड गिरती हैं, और जो अरब सागर की नदियां हैं इस साइड गिरती हैं। अरब सागर या इसी को खंभात की खाड़ी बोला जाता है। ठीक, तो चाहे हम बोले अरब सागर में गिरने वाली नदियां या फिर हम बोले खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, दोनों एक ही चीज है आपकी। तो अरब सागर की बात करें, यहां पर कौन कौन सी नदियां हैं आपकी, तो नर्मदा नदी, फिर ताप्ती नदी, माही नदी, साबरमती, पेरियार, मांडवी, जुआरी। तो अभी हम लोगों ने बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को यहाँ पर जो है तो उनका हमने आपको पढ़ाया है, यानी कि बताया कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, उनके बारे में अन्य जो विशेषताएं हैं वो हमने चर्चा किया है। तो हम पहले इनको पढ़ेंगे, बंगाल की खाड़ी की नदियों को पढ़ेंगे, फिर हम अरब सागर की नदियों को फिर से आपको मैपिंग के माध्यम से कहां से कौन सी निकलती है, कौन सी सहायक नदी है, वो पूरा हम करेंगे अरब सागर की नदियों के लिए। फिर उसके बाद कंटेंट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली हम लोग यहां पर नदियों की बात करें तो अब पहला यहां पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हालांकि हम लोगों ने पढ़ा भी है, महानदी का उद्गम स्थल। महानदी का उद्गम स्थल कहां पर है, तो सिहावा पहाड़ी, हमने पढ़ा था सिहावा पहाड़ी छत्तीसगढ़। कहां पर है महानदी आपकी, कहां से निकलती है, सिहावा पहाड़ी छत्तीसगढ़। अमरकंटक का पठार जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पड़ता है, उसी अमरकंटक के पठार के पास में सिहावा पहाड़ी है जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ती है, और महानदी का उद्गम आपके सिहावा पहाड़ी छत्तीसगढ़ से होता है। ठीक, फिर इसके बाद अब हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, शिवनाथ, हसदेव, मांड, इव, जोक एवं तेल नदियां किसकी सहायक नदी हैं। तो अगर हम बात करें किसकी सहायक नदी हैं तो हम लोगों ने महानदी पढ़ी थी, और अगर आपको याद हो कि शिवनाथ, हसदो, मांड और इव नदियां, ये सारी नदियां कहां पर आकर के मिलती थी, छत्तीसगढ़ में। किससे मिलती थी, महानदी से। कहां मिलती थी, छत्तीसगढ़ में, सीजी में, छत्तीसगढ़ में महानदी मिलती थी। फिर एक नदी थी जोंक नदी, जो मैंने बताया था उड़ीसा में मिलती है। फिर इसकी एक और सहायक नदी है जो हमने वहां पे चर्चा नहीं की थी, पर यहाँ पर आप लोग इसको देख लीजिए, तेल नदी। ये सभी किसकी सहायक नदियां हैं, ये हैं महानदी की। ये सभी किसकी सहायक नदियां हैं, ये सभी महानदी की सहायक नदी हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, ये भी हम लोगों ने जो तो पढ़ रखा है, हीराकुंड। हीराकुंड बांध परियोजना हमने पढ़ा था, आपके उड़ीसा में है, सबसे लंबा एशिया का बांध है। एवं टिकरापारा, ये हमने नहीं पढ़ा था, तो यहाँ पर आप इसको याद करिए, है ना, या फिर आप लिखिए इसको। टिकरापारा बांध किस नदी की बहुउद्देशीय, यानी कि यहाँ पर आपका मल्टीपर्पज परियोजना है या प्रोजेक्ट है, तो महानदी पर है। हमने उड़ीसा में जो आपका चर्चा किया था इसका हीराकुंड बांध की, पर टिकरापारा की चर्चा नहीं की थी। तो टिकरापारा आप लोग यहाँ पर, इसीलिए हमने कहा था कंटेंट प्लस जो मैं वहां पर आपको मैपिंग करके बताता हूँ,
इन दोनों को आपको पढ़ने से क्या होगा, बहुत सारे फैक्ट जो है तो आपके कवर होंगे। तो टिकरापारा बांध और हीराकुंड दोनों महानदी पे हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, ये भी मैंने आपको बताया है, कौन सी नदी है? गोदावरी नदी। लंबाई भी मैंने आपको बताई थी, 1465 किलोमीटर कितनी है? 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर आपकी गोदावरी नदी की लंबाई है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो त्रयंबक पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? त्रयंबक पहाड़ी से निकलती है। त्रयंबक पहाड़ी से निकलती है ये आपके, और ये पहाड़ी कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। यहां से ये नदी आपकी उद्गमित होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, यहां पर ये भी मैंने आपको बताया था, दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है। दक्षिण भारत के गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो वो है आपकी गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है यहां पर, गोदावरी का उद्गम स्थल कहां से, इसका ओरिजिन प्लेस या स्थल कहां से है? ओरिजिन पॉइंट क्या है? तो त्रयंबक, मैंने अभी आपको बताया त्रयंबक। ठीक, त्रयंबक पहाड़ी नासिक, और कहाँ? नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो त्रयंबक पहाड़ी नासिक से आपकी कौन सी नदी निकलती है? तो गोदावरी नदी का यहाँ पर आपके उद्गम होता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखें तो मंजीरा नदी और गोदावरी नदी में कहाँ मिलती है? जो मंजीरा नदी है आपकी, वो गोदावरी नदी में कहाँ पर मिलती है? और मैंने आपको एक फैक्ट बताया था, अगर आपको याद हो, कि जो गोदावरी नदी की जो सहायक नदी है मंजीरा, उसके किनारे एक शहर है हैदराबाद। तो ये नदी जो है आपके हैदराबाद के पास में ही मिलती है। कहाँ मिलती है? हैदराबाद के पास में ही मिलती है। क्यों मिलती है? क्यों ये प्रसिद्ध है? क्योंकि हैदराबाद आपका बड़ा शहर है, हैदराबाद के पास में मिलती है, और हैदराबाद मंजीरा नदी के किनारे ही आपका बसा हुआ है। फिर इसके बाद अब हम लोग आगे चलते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट यहां पर देखें तो गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियों की यहां पर चर्चा हो रही। गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियां हम लोगों ने जो है तो देख लिया है। फिर से यहां पर एक बार रिपीट करेंगे जिससे हमें याद हो जाए, है ना, भूले ना। गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियों में कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? तो पूर्णा हो गई आपकी, वर्धा, पेनगंगा। ये पेनगंगा मैंने जो है तो नहीं बताई थी आपको, तो याद कर लेना आप लोग, पेनगंगा। बाकी एक चीज मैंने बताया था, वर्धा और पेनगंगा दोनों आपस में मिलती हैं तो क्या बनाती हैं? प्राणहिता। क्या बनाती है? प्राणहिता संगम बनाती हैं। और तो इसमें आपकी पूर्णा हो गई, वर्धा हो गई, पेनगंगा हो गई, वेनगंगा हो गई, और ये आपकी वर्धा और बेनगंगा दोनों मिलकर के ही प्राणहिता संगम बनाती हैं। गोदावरी की सबसे सहायक नदी जो है तो अब सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यहाँ पर आपके प्राणहिता। फिर इसका नेक्स्ट है अगली नदी इंद्रावती, जो मैंने बताया था छत्तीसगढ़ से निकलती है, और इस पर एक बहुत बड़ा जो है तो आपका क्या है, जलप्रपात है, जिसको भारत का नियाग्रा बोलते हैं। और उस जलप्रपात का नाम क्या है? इंद्रावती नदी पर जो आपका जलप्रपात है उसका क्या नाम है यहाँ पर? तो उसका नाम है चित्रकूट। क्या है? चित्रकूट। ठीक, ये छत्तीसगढ़ से आपकी नदी निकलती है। और अगली कौन सी नदियां हैं इसकी सहायक? तो सबरी नदी है, ये भी मैंने बताया था। प्रवरा, जो मैंने नहीं बताया था, प्रवरा याद रखें। ताल मैंने नहीं बताया था, ताल याद रखें। मंजीरा मैंने तो बताई थी आपको, और मनारे मैंने नहीं बताई थी, ये याद रखें। तो मनारे, ताल, प्रवरा, ये नदियां ऐसी हैं। और ये पेनगंगा, ये ऐसी हैं जिनको मैंने चर्चा नहीं किया था, तो आप इनको यहाँ पर जो है तो याद कर लें। इसीलिए मैं बोलता हूँ फैक्ट हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। प्रवरा, तेल, मानेर और पेनगंगा। बाकी वेनगंगा, प्राणहिता, वर्धा, सबरी, ये सारी और तो हमने चर्चा की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, गोदावरी नदी द्रोणी का विस्तार किन राज्यों में है? नदी द्रोणी से मतलब है कि यहाँ पर इसका रिवर जो बेसिन है, रिवर बेसिन कहाँ कहाँ जो है तो विस्तारित है? तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, सबसे अधिक कहां पर है? आपके महाराष्ट्र में है, क्योंकि यहीं से ये नदी आपकी निकलती भी है। बाकी और कहां पर है? तो मैंने ये भी बताया था आपको कि मुख्यतः ये नदी महाराष्ट्र, आपके तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन साइड में प्रवाहित होती है, इन राज्यों में प्रवाहित होती है। लेकिन इसका जो नदी द्रोणी, नदी बेसिन है, काफी लंबा फैला हुआ है, क्योंकि उसके अंतर्गत हम लोग इसको और इसकी सहायक नदियों को भी इसमें गिनते हैं आपके। तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक इसका जो तो नदी बेसिन है। और फिर उसके बाद है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में वर्धा, वेनगंगा जैसी नदियां
जा करके आपके गोदावरी से मिलती है महाराष्ट्र में। फिर इसके बाद छत्तीसगढ़ है, यहाँ से इंद्रावती नदी आकर के मिलती है इसमें, इसलिए छत्तीसगढ़ भी इसके अंदर आता है। उड़ीसा भी आता है क्योंकि उड़ीसा में प्रवाहित होती है। फिर नहीं सॉरी, उड़ीसा इसके अंदर आता है ना। और फिर इसके बाद तेलंगाना भी इसके अंदर आता है, आंध्र प्रदेश भी आता है और कर्नाटक भी आता है। ये सारे क्या राज्य हैं जो इसके नदी द्रोणी रिवर बेसिन के अंतर्गत आते हैं। इसके क्या होते हैं, नदी द्रोणी या रिवर बेसिन के अंतर्गत आते हैं। रिवर बेसिन मतलब इसमें सहायक नदी और मेन नदी दो, जहां जहां से इसमें सहायक नदियां आती हैं उन राज्यों को भी गिना जाता है, और मेन नदी जहां से प्रवाहित होती है उन राज्यों को भी गिना जाता है। ठीक, फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी। तो मैंने आपको बताया था कि पहली तो गोदावरी है 1465 किलोमीटर, और दूसरी कृष्णा नदी है जिसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर। तो 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है इसलिए दूसरी है, और 1465 गोदावरी की है, तो सबसे बड़ी गोदावरी है आपकी। फिर यहां पर नेक्स्ट पॉइंट देखें तो ये भी मैंने जो तो आपको बताया था कि कृष्णा नदी का उद्गम, कृष्णा नदी का ओरिजिन कहां से होता है, उद्गम कहां से होता है। कृष्ण भगवान बहुत बलशाली थे, इसलिए इसका कहां से होता है, महाबलेश्वर। महाबलेश्वर पश्चिमी घाट, महाबलेश्वर पश्चिमी घाट। और राज्य कौन सा है, तो राज्य है आपका महाराष्ट्र। कहां से निकलती है, महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से, जो कि पश्चिमी घाट में पड़ता है। फिर इसके बाद ये भी पॉइंट मैंने बताया था, कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी। कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो वो है आपकी तुंगभद्रा नदी। कौन सी है इसकी सहायक नदी, तुंगभद्रा नदी इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, कृष्णा नदी जल विवाद का संबंध है। कृष्णा नदी के जो जल को लेकर के किस किस राज्यों में विवाद है, किन किन राज्यों में, तो वो है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। इनमें इसके जल को लेकर के विवाद है, यानी कि ये लोग आपस में इसलिए भिड़े हैं कि भैया हमें जल कम मिलता है, वो बोलता है हमें कम मिलता है। किसी के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि भैया उनको ज्यादा जल मिल जाता है, जैसे महाराष्ट्र में ज्यादा प्रवाहित होती है तो महाराष्ट्र ज्यादा यूज कर लेता होगा, तो इसको लेकर के इनमें विवाद है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा। मैंने बताया था आपको कि केजी बेसिन यानी कृष्णा गोदावरी, क्या कृष्णा यहां पर और आपका गोदावरी केजी बेसिन। पहला जो आपका डेल्टा है सबसे बड़ा, वो तो दुनिया का ही सबसे बड़ा है, जिसका नाम है गंगा और आपके ब्रह्मपुत्रा का जो डेल्टा बंगाल की खाड़ी में जो बनता है, बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले। और दूसरा भारत के हम कहें बात करें दूसरे सबसे बड़े डेल्टा की, तो वो आपका आंध्र प्रदेश में बनता है। और कौन सी नदियां मिलकर के बनाती हैं, तो वो नदी है आपके कृष्णा और गोदावरी। इन दोनों नदियों के संगम या ये दोनों नदियां मिल करके क्या बनाती हैं, भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा इनके द्वारा निर्माण किया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट यहां पर है, तुंगभद्रा की सहायक नदी हंगरी किस लिए प्रसिद्ध है। तुंगभद्रा की जो सहायक नदी है हंगरी, वो किस लिए प्रसिद्ध है, तो वो जल विद्युत परियोजना के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, हंगरी जो है आपकी जल विद्युत परियोजना के लिए। इस पर आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जो है तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है तो संचालित किया जा रहा है ना, इसके लिए हंगरी नदी आपकी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट है कृष्णा की प्रमुख सहायक नदियां। कृष्णा नदी की प्रमुख कौन कौन सी सहायक हैं, तो ये भी मैंने आपको बताया है, आइए देखते हैं। तो कोयना हो गई आपकी, फिर वर्णा, फिर उसके बाद आपकी वर्णा मैंने नहीं बताया था, आप लोग इसको याद रखें। वर्णा आप लोग लिखते चले, ये सारी चीजें है ना। वर्णा, पंचगंगा, अगली कौन सी नदी है आपकी, पंचगंगा। फिर है आपकी दूध गंगा, फिर है आपकी घाट प्रभा, फिर कौन सी है, घाट प्रभा। फिर इसके बाद कौन सी अगली नदी है, माल प्रभा, फिर भीमा, फिर तुंगभद्रा, फिर मूसी। तो ये नदियां हैं इसकी क्या आपकी सहायक नदी, जो कि कृष्णा नदी से मिलती हैं। ठीक, फिर उसके बाद आगे चलते हैं और यहां पर हम लोग अगला पॉइंट देखें तो विजयनगर की स्थापना किस नदी के तट पर हुई थी। प्रश्न है आपका कि विजयनगर की जो स्थापना हुई थी वो किस नदी के तट पर की गई थी। तो विजयनगर की क्या पूछा जा रहा है, स्थापना पूछ रहे हैं कि किस नदी के तट पर जो है इसकी स्थापना आपकी की गई थी। हमें क्या बताना है यहाँ पर, स्थापना बताना है कि इसकी स्थापना कहां पर हुई थी। तो वो नदी है आपकी तुंगभद्रा नदी। कौन सी नदी है, तुंगभद्रा नदी। ये कहां से निकलती है, कर्नाटक से ही निकलती है। कहां से निकलती है, कर्नाटक।
कर्नाटक से आपकी तुंगभद्रा नदी जो है तो निकलती है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कावेरी नदी का उद्गम क्षेत्र है। कावेरी नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ से, कावेरी कहाँ से निकलती है, तो कावेरी नदी मैंने बताया था कि आपको कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। तो कावेरी नदी का उद्गम क्षेत्र है कर्नाटक के कोडगु जनपद की ब्रह्मगिरी पहाड़ी। कहाँ, कोडगु जनपद की ब्रह्मगिरी पहाड़ी, जो कि 1341 मीटर की ऊंची पहाड़ी है। यहाँ से आपके उद्गम होता है किसका, कावेरी नदी का, या फिर आपके जो दक्षिण भारत की कावेरी नदी उसका उद्गम होता है। कहाँ से होता है, तो वो आपका क्षेत्र है आपका ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कहाँ, कर्नाटक में। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कावेरी नदी के अपवाह क्षेत्र का राज्यवार विवरण बताइए, यानी कि किस राज्य में कितना प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर तमिलनाडु और पांडिचेरी या पुडुचेरी में 56%, कहाँ पर आपके तमिलनाडु और पुडुचेरी में 56% प्रवाहित होती है। फिर कर्नाटक में 41% प्रवाहित होती है। फिर केरल में 3%, कहाँ पर, केरल में भी इसका एरिया है 3% प्रवाहित होती है। बाकी तमिलनाडु में और पांडिचेरी में सबसे ज्यादा 56%। तो आपको याद रखना है कि कावेरी सबसे ज्यादा किस राज्य में प्रवाहित होती है, तमिलनाडु। फिर नेक्स्ट पॉइंट है शिव समुद्रम व होंगेनेकल जलप्रपात। क्या, शिव समुद्रम जलप्रपात या इसके साथ ही होंगे नेकल जलप्रपात या आपका वाटरफॉल किस नदी पर है, तो वो है कावेरी नदी पर। शिव समुद्रम और आपका होंगे नेकल, ये दोनों वाटरफॉल आपके कावेरी नदी पर हैं। इसके बाद आगे चलते हैं और अगला पॉइंट यहाँ पर देखें, शिव समुद्रम। क्या है यहाँ पर अगला पॉइंट आपका, शिव समुद्रम। शिव समुद्रम व श्रीरंगपट्टनम नदी द्वीप का संबंध किससे है, किस नदी पर आपके ये द्वीप है, कौन से द्वीप आपके, तो यहां पर हमें ध्यान देना है शिव समुद्रम और श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम आपको पता होगा टीपू सुल्तान, जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो रंगपट्टनम टीपू सुल्तान के साथ जो आपके 3 युद्ध होते हैं, अंग्रेजों के 4 युद्ध होते हैं, उसमें इसकी जो राजधानी होती है श्रीरंगपट्टनम, वहां पर ये लास्ट टाइम जो है तो मारा जाता है युद्ध में। तो काफी चर्चा में रहता है श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की वजह से। तो क्या है, शिव समुद्रम और श्रीरंगपट्टनम नदी द्वीप का संबंध किससे, यानी किस नदी पर है ये आपके द्वीप, ये आइलैंड जो है किस नदी पर है, कावेरी नदी पर। क्या नाम है इनका, शिव समुद्रम और श्रीरंगपट्टनम, ये दोनों आइलैंड कहां पर हैं, कावेरी नदी पर हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, दक्षिण की गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। देखिए दक्षिण की गंगा से कई जगह जो है तो हमें ये भी पता चलता है कि गोदावरी को कहा जाता है, पर कावेरी को भी जो है तो मैंने यहाँ पर देखा, कावेरी को दक्षिण की गंगा के नाम से जो है तो कहा जा रहा है। क्या, दक्षिण की गंगा। तो ये कंफर्म नहीं हो पाता कि किसको कहा जाता है, और हमने कुछ किताबों में जो है तो आपके गोदावरी को भी देखा है। तो आप लोग इसको संशय की दृष्टि में रखें कि भाई कावेरी में है कि आपके गोदावरी को कहा जाता है कि कावेरी को कहा जाता है। हालांकि सबसे बड़ी नदी कौन सी है आपकी दक्षिण भारत की, गोदावरी है, तो उसको ही कहा जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है प्रायद्वीपीय भारत के वह नदी, प्रायद्वीपीय भारत की वह नदी जो 3 बार 2 धाराओं में विभक्त है। कितनी बार, 3 बार 2 धाराओं में विभक्त है। 3 बार 2 धाराओं में कौन सी नदी विभक्त होती है, कावेरी नदी विभक्त होती है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पेपर में फंसाने के लिए पर्याप्त है। अगर ऐसा आ जाए, 4 ऑप्शन आ जाए कि इसमें से कावेरी नदी के बारे में कौन सा पॉइंट सही नहीं है, कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो जैसे यहाँ पर दे दे कि भैया 3 बार के जवाब 5 बार दे दे, 2 बार दे दे, या फिर कहे कि भैया 3 बार यानी कि सही ही दे दे, तो ऐसा आपको फंसाया जा सकता है। तो आप लोग एक एक पॉइंट को अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट है कावेरी नदी अपवाह क्षेत्र। क्या, कावेरी नदी अपवाह क्षेत्र किस फसल के लिए प्रसिद्ध है, किस फसल के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है धान के लिए। मैंने आपको बताया था कि इसे राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। तो इसलिए ये किसके लिए प्रसिद्ध, धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट है कावेरी नदी का समुद्र से मिलन स्थल। कावेरी नदी समुद्र में कहां पर मिलती है, तो कावेरी पत्तनम के निकट बंगाल की खाड़ी में। कहां मिलती है, कावेरी पट्टनम के निकट बंगाल की खाड़ी में ये नदी जो है तो आपके किससे मिलती है, समुद्र से मिलती है, समुद्र में मिलती है। और राज्य है आपका तमिलनाडु, ये आपके तमिलनाडु में कहां पर मिलती है, समुद्र से, तमिलनाडु, बंगाल की खाड़ी में, तमिलनाडु के पास कावेरी पत्तनम जगह पर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट है कावेरी नदी
के बाएं तट है ना, लेफ्ट साइड से इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, मिलने वाली नदियां हैं, उनके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो इसकी जो लेफ्ट साइड से मिलने वाली नदियां, हेमावती, लोका पावनी, यह हमने बताया था आपको, हेमावती, लोक पावनी, हेरांगी, सिमसा और आपकी अर्कावती, ये सारी नदियां जो इससे आपके मिलती हैं, किधर से मिलती हैं, बाएं तरफ से, बाएं तट से जो है तो ये नदियां आपकी मिलती हैं। हेमावती, लोक पावनी, हेरांगी, सिमसा और अर्कावती किससे मिलती हैं, कावेरी से नदियां ये आपके मिलती हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कावेरी नदी के दाएं तट पर मिलने वाली नदियां। दाएं तरफ से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, तो लक्ष्मी तीर्थ, काबिनी, सुवर्णावती और नुवाऊ, भवानी, अमरावती, ये नदियां जो है तो आपकी किधर से मिलती हैं, आपके दाहिने साइड से यानी कि राइट साइड से मिलती है। और मैंने आपको बताया कि लेफ्ट साइड जो उत्तर से आपकी नदियां आकर के मिलती हैं वो किधर के होती हैं आपकी, वो लेफ्ट साइड की, जो दक्षिण से जाकर के मिलती हैं वो आपकी राइट साइड की नदियां होती हैं। फिर इसके बाद आगे चलते हैं। अगला पॉइंट यहां पर देखें, तो अगला पॉइंट है किन कारणों से कावेरी नदी सदा नीरा प्रकृति की हो जाती है। सदा नीरा मतलब 12 के 12 महीने जो नदियां बहती रहे, उनमें पानी बहता रहे, उनको बोलते हैं सदा नीरा नदी। तो ये इसका क्या कारण है कि ये आपकी सदा नीरा है, कभी ये नदी नहीं सूखती, हमेशा इसमें पानी जो है तो मिलता रहता है इसको। तो ऊपरी घाटी में है ना, जो इसकी अपर वैली है, ऊपरी घाटी में दक्षिण पश्चिम मानसून से, क्या दक्षिण पश्चिम जो है तो आपके नॉर्थ वेस्ट आपके मानसून से, एवं निचली घाटी में जो इसकी आपकी नीचे की घाटी है, उसमें ये उत्तर पूर्व साउथ ईस्ट मानसून के द्वारा जो है तो इसे पर्याप्त वर्षा मिलती है। तो पर्याप्त वर्षा के कारण इसमें जल की मात्रा जो है तो हमेशा बनी रहती है। जल कभी, पानी कभी खत्म नहीं होता इस नदी में, क्योंकि इसको दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्व मानसून दोनों से ही वर्षा मिलती है, इसलिए इसमें पानी हमेशा भरा रहता है। ठीक, फिर नेक्स्ट पॉइंट है किस नदी डेल्टा के बारे में कहावत है कि जितनी भूमि एक हाथी बैठने में घेरता है, उतने में 7 व्यक्तियों के लिए अन्न पैदा होता है। ये किसके लिए कहा गया, किस नदी डेल्टा के लिए कहा गया, तो कावेरी नदी के डेल्टा के लिए। किसके लिए कहा गया है, कावेरी नदी के डेल्टा के लिए जो है तो कहावत है। ठीक, कुल मिलाकर के ये कहा जा रहा है कि भैया कावेरी का जो डेल्टा फैला हुआ है जितने एरिया में, अगर वहां पे डेल्टा क्षेत्र ना हो तो वहां पर काफी सारे लोगों के लिए जो तो खाने के लिए उगाया जा सकता है। उस डेल्टा क्षेत्र में बहुत सारा जो तो आपकी पैदावार हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है वैगई। ये हमने लास्ट में आपको बताया था, है ना, जब अभी हम लोग पढ़ रहे थे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को। तो वैगई नदी का संबंध किस राज्य से है, तो इसका संबंध तमिलनाडु से है। कहां से है, तमिलनाडु से। इसका संबंध है आपके तमिलनाडु से। नेक्स्ट पॉइंट है मदुरै किस नदी के तट पर स्थित है। मदुरै आपका बहुत फेमस शहर है आपका, तो मदुरै किस नदी के तट पर है, मदुरै है तमिलनाडु में। तो किस नदी के किनारे है, वैगई नदी के किनारे आपका मदुरै नामक शहर है। नेक्स्ट है वैगई नदी का समुद्र से मिलन किस स्थान पर होता है, तो होता है आपके पाक की खाड़ी के मध्य। यानी कि जो आपका भारत का ये क्षेत्र है और यहाँ पर आपका श्रीलंका है, तो ये श्रीलंका और भारत दोनों किसके से जुड़ते हैं, तो वो जुड़ते हैं पाक की खाड़ी के मध्य से। और यहीं पर आपका तमिलनाडु है, तो जो आपकी वैगई नदी है, ये वैगई नदी यहीं पर आपके जो है तो गिरती है पाक की खाड़ी के पास। और पाक की खाड़ी श्रीलंका और भारत को आपस में जोड़ता है या जोड़ती है ये खाड़ी आपकी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कृष्णा और कावेरी नदियों के मध्य, कृष्णा और कावेरी नदियों के मध्य किस नदी का अपवाह क्षेत्र है।
कृष्णा और कावेरी नदी के बीच में किस नदी का अपवाह क्षेत्र, वहां पर ड्रेनेज एरिया हमें देखने को मिलता है, तो वो है पेन्नार नदी। इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था, जो कि कर्नाटक से निकलती है। इसका जो ड्रेनेज एरिया है किस किस नदी के बीच में है, कृष्णा और कावेरी नदी के बीच में इसका ड्रेनेज एरिया है, अपवाह क्षेत्र है। नेक्स्ट पॉइंट है गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है। कौन सा जलप्रपात, गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है, तो उस नदी का नाम है शरावती नदी। किस नदी पर अवस्थित है, शरावती नदी पर आपका गरसोप्पा जलप्रपात अवस्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है केरल की सबसे बड़ी नदी अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से, केरल की सबसे बड़ी नदी किसके आधार पर हमें बताना है, अपवाह क्षेत्र यानी कि ड्रेनेज एरिया के आधार पर हमें बताना है कि कौन सी सबसे बड़ी यहाँ की नदी है, तो उसका नाम है भरतपुझा नदी। क्या नाम है, भरतपुझा नदी। इसका जो उद्गम है वो अन्नामलाई पहाड़ी से, कहाँ से है, अन्नामलाई पहाड़ी से इसका जो है तो उद्गम होता है। तो आपको याद रखना है केरल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, भरतपुझा नदी। नेक्स्ट पॉइंट है सामान्य, ये जो है आपका अपवाह क्षेत्र के आधार पर है। क्या है, अपवाह क्षेत्र यानी ड्रेनेज एरिया के आधार पर है। लेकिन जो नदियों की लंबाई जब कहा जाता है लंबी नदी लंबी है, तो दो चीजें मानी जाती है, एक क्या वो ड्रेनेज एरिया के वजह से लंबी है या फिर उसकी लंबाई ज्यादा है। तो जैसे कि दो नदियां आपने सुना होगा, एक तो अमेजन, एक है आपका नील नदी। तो नील नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, किस आधार पर, लंबाई बहुत ज्यादा है, उसकी लेंथ बहुत ज्यादा है। जबकि अमेज़न भी आपने सुना होगा दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, लेकिन वो वाटर वॉल्यूम यानी कि उसका जो आपका एरिया है, बेसिन है, उसमें पानी बहुत आता है, उसका बेसिन बहुत चौड़ा है, तो उसमें पानी बहुत भरता है, यानी काफी पानी आ जाता है, तो उसका वाटर वॉल्यूम ज्यादा है। तो वाटर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग वो दुनिया की सबसे बड़ी नदी है अमेज़न, और आपका जो नील नदी है वो लेंथ के आधार पर, लंबाई के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। इसी तरीके से यहाँ पर केरल की सबसे बड़ी नदी आप ड्रेनेज एरिया के अकॉर्डिंग देखें, वेस्ट ऑन ड्रेनेज एरिया, अकॉर्डिंग टू ड्रेनेज एरिया, तो भरतपुझा रिवर होगी, आपकी नदी होगी। लेकिन अकॉर्डिंग टू यहाँ पर लेंथ देखें, लंबाई के आधार पर अगर आप देखें तो सबसे लंबी नदी है पेरियार नदी। सबसे लंबी नदी कौन सी है, पेरियार नदी। किस आधार पर, लेंथ या लंबाई के आधार पर पेरियार नदी सबसे बड़ी नदी है, और इसका भी उद्गम आपके अन्नामलाई पहाड़ी से होता है, अन्नामलाई पहाड़ी से इसका भी उद्गम यहां पर होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है तेरेखोल नदी किस राज्य की सीमा बनाती है। क्या, तेरेखोल, ये शायद मिस प्रिंट है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तेरेखोल नदी किस राज्य की सीमा बनाती है, वो है गोवा एवं महाराष्ट्र। कहाँ की बनाती है, गोवा एवं महाराष्ट्र की सीमा इसके द्वारा आपका बनाया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, यहां पर आपका गोवा राज्य की दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं। गोवा राज्य की दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं, तो मांडवी व जुआरी है। कौन सी है, मांडवी एवं जुआरी। ये कहाँ की नदियां हैं आपके, तो गोवा की नदी है मांडवी एवं जुआरी। फिर यहाँ पर है आपका प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं। प्रायद्वीपीय भारत में जो आपकी नदियां हैं उनमें कौन कौन सी नदी घाटी परियोजनाएं हैं, मैंने आपको बताया था कि या तो हम नदी घाटी परियोजनाओं को अलग से पढ़ेंगे, या अगर यहाँ पर कुछ कंटेंट में आ जाएगा तो हम पढ़ेंगे ही। बाकी आपके हम इसके साथ ही साथ यहाँ तो हमने जो पढ़ा है उसके अलावा हम नदी घाटी परियोजनाएं अलग से भी पढ़ेंगे आपके। तो देख लेते हैं एक बार यहाँ पर कौन कौन सी परियोजनाएं किस किस नदी पर हैं। सबसे पहला है निजाम सागर परियोजना। पहला है यहाँ पर निजाम सागर प्रोजेक्ट, किस नदी पर है, तो ये है आपके मंजरा नदी। किस पर है, मंजरा नदी। आपको पता होगा कि मंजरा नदी के किनारे अभी हमने चर्चा किया था हैदराबाद शहर है, और हैदराबाद में कौन होते थे, निजाम होते थे। तो इसलिए मंजरा नदी पे कौन सा आपका जो है तो परियोजना होगी, निजाम सागर परियोजना होगी। और ये कहाँ पर है हैदराबाद, तो तेलंगाना में है, तो ये आपका तेलंगाना इसका एरिया हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर अलमाटी परियोजना। क्या है, अलमाटी परियोजना। भगवान कृष्ण जब छोटे थे तो उनके लिए एक कहावत है, धूरि भरे अति शोभित श्यामजू। तो एक लाइन है जो कि सूरदास ने उनके लिए लिखी है, धूर भरे अति शोभित श्यामजू। तो यानी कि धूल से सने हुए हैं फिर भी वो अच्छे लग रहे हैं। तो
अलमाटी, माटी, माटी मतलब क्या होता है, धूल। तो अलमाटी परियोजना, माटी परियोजना किस पर है, कृष्णा नदी पर है ना। तो आपको सूरदास के इस पद से याद रखना है, इस लाइन से कि धूर भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गए माखन रोटी। तो ये लाइन हमें जो है तो क्या याद रखना है यहाँ पर, अलमाटी परियोजना। और माटी कौन खेलते थे, मिट्टी कौन खेलते थे, कृष्ण भगवान खेलते थे। ठीक, और ये परियोजना कहां पर है, कर्नाटक, है ना। तो माटी खेलते हुए, मिट्टी खेलते हुए क्या करते थे, वो नौटंकी करते थे, मतलब कि जैसे बच्चे करते हैं, खेलते थे इधर उधर आपके। तो यानी कि कर्नाटक, तो कर्नाटक कौन करता था, कृष्ण भगवान। और बच्चे छोटे होते तो जैसा वो भी, हालांकि वो तो ईश्वर थे, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए वो वैसा करते थे जैसे सब बच्चे करते हैं। तो कृष्ण भगवान मिट्टी खेलते हुए नाटक करते थे, और तो वो है आपका कर्नाटक। तो ऐसे याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है यहाँ पर तुंगभद्रा परियोजना। ये तो इसके नाम से ही स्पष्ट है, तुंगभद्रा परियोजना तुंग और भद्रा के संगम पर है, तुंग और भद्रा के संगम पर है। मैंने आपको बताया था कर्नाटक से दो नदियां निकलती हैं, एक का नाम होता है तुंग और दूसरे का नाम है भद्रा। दोनों आपस में मिलती हैं, दोनों का संगम होता है, और फिर एक नदी बनती है जिसका नाम होता है तुंग भद्रा। तो जब तुंग और भद्रा दोनों का आपस में संगम होता है, एक दूसरे से मिलती हैं, तो यहाँ पर एक आपका परियोजना है, प्रोजेक्ट है जिसका नाम है तुंगभद्रा प्रोजेक्ट है, परियोजना। ये आपके कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों में ये परियोजना आपकी है। नेक्स्ट पॉइंट है श्रीशैलम परियोजना। अगली परियोजना है श्रीशैलम परियोजना। श्रीशैलम परियोजना किस पर है, आपके कृष्णा नदी पर है। किस पर है, कृष्णा नदी पर श्रीशैलम परियोजना है। ये कहां पर है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। कहां पर है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। आपने सुना होगा कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, और पर्वत काहे से बना होता है, सैल से। सैल यानी पत्थर से, रॉक से बना हुआ था। रॉक्स, बहुत सारे रॉक्स ग्रुप मिल करके जो है तो आपके पर्वत बनाते हैं। तो सैलम, सैल यहां पर हम इसको याद कर सकते हैं, सैल, सैल यानी होता है आपका रॉक, चट्टान। तो श्रीशैलम भगवान श्री कृष्ण ने, ठीक, श्री कृष्ण ने अपनी जो है तो छोटी वाली उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठाया था। पर्वत काहे से बना होता है, आपके सैल से। तो पर्वत सैल से बनता है, इसलिए श्रीशैलम, ठीक। और कृष्ण ने उठाया था, तो कृष्ण ने, तो कृष्णा नदी पर श्रीशैलम परियोजना कहां पर है, आपके कृष्णा नदी पर है। और ये किस राज्य में है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आपकी परियोजना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है नागार्जुना सागर परियोजना। क्या, नागार्जुन सागर परियोजना कहां पर है, तो ये है कृष्णा नदी पर। किस पर है, कृष्णा नदी पर। अर्जुन किसके शिष्य थे, या अर्जुन का रथ किसने, कौन हाँक रहा था, अर्जुन का रथकार कौन था, तो अर्जुन का रथकार थे भगवान कृष्ण। रथ कौन चला रहा था, अर्जुन के सारथी कौन थे, भगवान कृष्ण थे। एक तरीके से कृष्ण के ही शिष्य थे अर्जुन, क्योंकि हर बार कृष्ण उनको गाइड करते थे, गुरु की तरह गाइड करते थे। जब उन्होंने महाभारत का जब पहला युद्ध शुरू हुआ, उन्होंने कहा कि भैया यहाँ पर चारों तरफ जो तो मेरे ही मेरे लोग हैं, मैं किस पर बाण चलाऊं, किसकी हत्या करूं, तब उनको गीता का उपदेश भी कृष्ण ने दिया था। यानी कि नागार्जुन, अर्जुन, यहाँ पर आपको नागार्जुन में अर्जुन शब्द पकड़ना है, और अर्जुन के सारथी कौन थे, कृष्ण थे। तो आपको याद रखना है कि नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है, और कृष्णा नदी पर कहां पर, किस राज्य में है, तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में नागार्जुन आपकी परियोजना है। नेक्स्ट है यहाँ पर अगली परियोजना पोचमपाद परियोजना। क्या है, नेक्स्ट है प्रोजेक्ट, क्या नाम है आपका, पोचमपाद, पोचमपाद परियोजना या प्रोजेक्ट। ये किस नदी पर है, गोदावरी नदी पर है। किस नदी पर है, गोदावरी नदी पर है। कहां है, तो आंध्र प्रदेश राज्य में है। कहां है, आंध्र प्रदेश राज्य में गोदावरी नदी पर आपकी पोचमपाद परियोजना है। नेक्स्ट है यहाँ पर, ये तो नाम और नदी एक जैसे हैं, मचकुंड परियोजना, मचकुंड प्रोजेक्ट। और ये किस नदी पर है, तो मचकुंड नदी पर ही है। तो नदी याद करना इसके लिए तो आसान है, आपको राज्य याद करना पड़ेगा, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में आपकी मचकुंड नदी परियोजना है। और नेक्स्ट है यहाँ पर रामगुंडम परियोजना। क्या है, रामगुंडम परियोजना कहां पर है, गोदावरी नदी में। कहां पर है, गोदावरी नदी पर है। किस राज्य में है, तो तेलंगाना में है। किस राज्य में है, तेलंगाना में है। कौन सी परियोजना है, तो रामगुंडम परियोजना, ठीक। कहां पर है, आपके गोदावरी नदी पर है। किस राज्य में है, तो तेलंगाना राज्य में आपकी ये परियोजना, ये प्रोजेक्ट है।
आगे चलते हैं, अगली परियोजना है यहाँ पर आपकी इडुक्की। अगली परियोजना कौन सी है? इडुक्की परियोजना। इडुक्की परियोजना केरल की सबसे बड़ी नदी पेरियार पर है। किस पर है? पेरियार पे। और कहां पर है? केरल में। तो पेरियार नदी कहां पर है? आपकी केरल की है। और पेरियार पे कौन सी परियोजना है? इडुक्की परियोजना है। इसके बाद यहां पर उकाई परियोजना की बात करते हैं। उकाई परियोजना, हालांकि जब हम लोग बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली खंभात की खाड़ी या फिर अरब सागर में जो नदियां आकर के मिलती हैं, जब उनको पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे ताप्ती नदी। अभी आप लोग यहाँ परियोजना पढ़ लीजिए। तो उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है और कहां पर है? गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में है। नेक्स्ट है काकरापारा परियोजना। काकरापारा परियोजना भी गुजरात में है। काकरापारा वहां पर आपका एक परमाणु संयंत्र, परमाणु ऊर्जा केंद्र भी है आपका। तो ताप्ती नदी पर है और कहां पर है? गुजरात में है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आगे चलते हैं। शरावती जल विद्युत परियोजना। शरावती जल विद्युत परियोजना, और शरावती नदी पर अभी हमने एक और देखा था, गरसोपा जलप्रपात। तो शरावती जल विद्युत परियोजना कहां पर है? शरावती नदी पर है। कहां है? कर्नाटक, तमिलनाडु और गोवा में है। कहां पर है? कर्नाटक में है, तमिलनाडु और गोवा तीनों राज्यों में मिक्स है। फिर यहां पर नेक्स्ट है आपकी कोयना परियोजना। नेक्स्ट कौन सी है यहां पर आपके? कोयना परियोजना। अगली कौन सी परियोजना है? कोयना परियोजना। किस नदी पर है? तो ये कोयना पर ही है। तो बहुत कुछ जो है तो आपको नदी याद करने की जरूरत नहीं है, इसको बस इतना याद रखना है, महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में कोयना नदी पर है आपकी कोयना परियोजना। नेक्स्ट है तेलुगु गंगा परियोजना। क्या है? तेलुगु गंगा परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। तेलुगु गंगा परियोजना प्रोजेक्ट किस पे है? आपकी कृष्णा नदी पर। किन किन राज्यों में ये इसका जो है तो लाभ मिलता है इस परियोजना का? तो महाराष्ट्र को मिलता है, आंध्र प्रदेश को मिलता है, कर्नाटक को मिलता है और तमिलनाडु को मिलता है। इन सबको इसका जो है तो लाभ हमें देखने को मिलता है। इस परियोजना का लाभ इनको मिलता है। फिर उसके बाद आगे चले हम लोग। तो अगला पॉइंट है यहां पर आपका व्हीलर द्वीप। उड़ीसा तट के पास बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? व्हीलर द्वीप, उड़ीसा। व्हीलर द्वीप का नाम अब आप एपीजे अब्दुल कलाम हो गया है। तो व्हीलर द्वीप उड़ीसा के पास, व्हीलर द्वीप जो है आपका उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में कौन सी है ना नदी जो है तो आपके गिरती है? तो अगर हम देखें यहाँ पर कौन सी नदी गिरती है तो उसका नाम है ब्राह्मणी नदी। कौन सी? ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी कहाँ पर गिरती है? आपके व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप का आप नाम क्या है? एपीजे अब्दुल कलाम। और कहाँ पर है? उड़ीसा तट पर। तो ब्राह्मणी नदी कहाँ पर गिरती है? उड़ीसा के तट पर, व्हीलर द्वीप के पास। फिर नेक्स्ट पॉइंट है पंबा नदी। क्या है नेक्स्ट पॉइंट? पंबा नदी अन्नामलाई पहाड़ी से निकलकर किस झील में गिरती है? तो ये नदी आपके बिम्बनाथ झील में गिरती है। किस में गिरती है? बिम्बनाथ झील में। बिम्बनाथ झील कहाँ है? तो केरल में है। कहाँ पर है? केरल में आपकी बिम्बनाथ झील है। और यहाँ पर कौन सी नदी गिरती है? तो पंबा नदी यहाँ पर आकर के गिरती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर कुछ नोट में है। तो बड़ी नदी का संबंध नदी में प्रवाहित, बड़ी नदी, जो बड़ी नदी हम लोग बोलते हैं ना ये बड़ी नदी है, तो बड़ी नदी का मतलब क्या होता है? तो बड़ी नदी का जो संबंध है नदी में प्रवाहित जल में आयतन से है, जबकि लंबी नदी का तात्पर्य नदी के भौगोलिक लंबाई से है। इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे ये एक नदी है, ठीक, और यहीं पर मैं एक दूसरी नदी बनाता हूं। ठीक, तो देखिए दो नदियां हैं, दोनों अलग अलग तरह की हैं। एक नदी है ये कैसी है? लंबी है। ये कैसी नदी है? आपकी लंबी नदी है। तो अगर आपसे बोले कि लंबी नदी मतलब होता है इसकी लंबाई से, लेंथ से। इसका मतलब है लेंथ से।
लेकिन जब आपसे बोला जाए बड़ी नदी, क्या बड़ी नदी, इसका मतलब है वॉल्यूम, इसका मतलब है नदी के बीच में वॉल्यूम कितना है, यानी कि पानी कितनी समाहित कर सकती है नदी है। तो देखिए इसका वॉल्यूम यानी इसका वॉल्यूम एरिया, आयतन, पानी का वॉल्यूम, इसमें वॉल्यूम एरिया क्या है, ज़्यादा है। तो बड़ी नदी का मतलब होता है जिसका वॉल्यूम एरिया, आयतन ज़्यादा हो, जो पानी ज़्यादा अपने अंदर कवर करे। और लंबी नदी का मतलब होता है जिसकी लंबाई, लेंथ ज़्यादा हो, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा ना हो, यानी पतली नदी हो, दूर तक बहती हो, वो लंबी होती है। लेकिन जिसका आयतन है, वॉल्यूम ज़्यादा होता है, वो आपकी बड़ी नदी मानी जाती है। तो इस तरीके से यहां पर हम लोगों ने क्या पढ़ा, आपके बंगाल, पश्चिम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अरब सागर में गिरने वाली नदियों को जो है तो पढ़ेंगे। पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने कहाँ की नदियां पढ़ा, पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिरती हैं उनके बारे में पढ़ा। अगला वीडियो होगा अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में। तो देखते रहिए AKS एकेडमी का यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।